रेशियो एनालिसिस की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसका यूटिलाइजेशन क्या है और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। आज जानेंगे हम मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिस पे आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इजी किया जाता है। मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है जो यह बताता है कंपनी अपने शेयर होल्डर इक्विटी पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। नेट प्रॉफिट आपको इनकम स्टेटमेंट में मिल जाती है और एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी आपको बैलेंस शीट में इजीली देखने को मिल जाती है। एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी को हम फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में और फाइनेंशियल ईयर के एंड में, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर की जो भी एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी होगी उसको लेकर चलेंगे और नेट इनकम भी हम इसी प्रकार से पर्टिकुलरली उस फाइनेंशियल ईयर के लेकर चलेंगे। एक एग्जांपल से रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में डिटेल से समझते हैं। सपोज कीजिए XYZ लिमिटेड कंपनी का नेट प्रॉफिट है 113 करोड़ और एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी है, स्टार्टिंग में थी 838 करोड़ और एंडिंग में थी 398 करोड़। मींस इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 जो कि निकल के आता है 618 करोड़। मतलब एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी निकल के आएगा यहाँ पे 618 करोड़ और नेट प्रॉफिट हमने यहाँ पे अज्यूम किया था 113 करोड़। तो 113 करोड़ डिवाइडेड बाय 618 करोड़ जो कि निकल के आ जाता है लगभग 18.2% के आसपास। माफ कीजिएगा, एग्जैक्टली अगर हम उसे कैलकुलेट करें तो 18.3% के आसपास निकल के आता है। इसे ही कंपनी का हम ROE या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं। अब सवाल ये निकल कर आता है कि ROE कितना अच्छा होता है या फिर ROE कितने परसेंट या फिर कितने परसेंट से ऊपर अच्छा माना जाता है। जनरली देखा गया है कि 15% से ऊपर ROE को अच्छा माना गया है। अगर ये ROE 20% से ऊपर हो तो काफी अच्छा है। और ग्रोथ स्टॉक, जो कि मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाता हूं ग्रोथ स्टॉक या फिर स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में, उनमें ROE 25 या 30% से ऊपर भी देखने को मिलता है। तो अब आप समझ गए होंगे ROE क्या होता है, ROE कैसे वर्क करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट है ROE को मेंटेन करना, क्योंकि कई बार क्या होता है ROE 20% भी हो जाता है, लेकिन अगली बार डिफरेंस इतना आ जाता है कि 10% पे ROE रह जाता है। तो उस चीज को लॉन्ग टर्म अगर सस्टेन करते हैं तो हम 15% एवरेज ROE मानकर चलेंगे। अगर 15% से अबव ROE है किसी भी कंपनी का तो उसे जनरली अच्छा कंसीडर किया जा सकता है। मेन चीज ये होती है कि कंपनी कॉन्स्टेंटली उस ROE को मेंटेन रखे, ना कि कंपनी उस पर बढ़ाने या घटाने पर जोर दे। अगर ROE मेंटेन है और थोड़ा बहुत भी बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन 15 या 20% से बेटर है कि 20% से ऊपर ही हो। कई बार क्या होता है, कंपनी डेट ले लेती हैं और डेट से ROE को इंक्रीज कर देती हैं। कैसे, आइए समझेंगे इस एग्जांपल के द्वारा। सपोज करते हैं यहां पर हम दो कंपनी हैं, AB लिमिटेड कंपनी और DC लिमिटेड कंपनी। AB लिमिटेड कंपनी का नेट प्रॉफिट है 15 करोड़ और DC लिमिटेड कंपनी का भी नेट प्रॉफिट है 15 करोड़। अब यहां पर टोटल एवरेज शेयर होल्डिंग है AB लिमिटेड कंपनी का 100 करोड़ और DC लिमिटेड कंपनी का भी 100 करोड़। यहां पर एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी है 100 करोड़ AB लिमिटेड कंपनी का और DC लिमिटेड कंपनी का भी 100 करोड़ है, लेकिन उसमें से 70 करोड़ जो है वो डेट से आ रहा है और 30 करोड़ है वो इक्विटी से आ रहा है। तो AB लिमिटेड कंपनी का जो ROE निकल के आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी, मींस 15 करोड़ डिवाइडेड बाय 100। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 15%। और DC लिमिटेड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 15 डिवाइडेड बाय 30, मींस ROE यहां पर निकल के आएगा 50%। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा कैसे कंपनीज अपने ROE को इंक्रीज कर लेती हैं और ज्यादा डेट होने के बावजूद और कम ROE होने के बावजूद भी AB लिमिटेड कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, जबकि DC लिमिटेड कंपनी का ROE 50% या फिर, लेकिन DC लिमिटेड कंपनी पे 70 करोड़ का डेट भी है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 70 करोड़ का डेट लेके कंपनी ने ROE को 50% तक इंक्रीज कर दिया है। तो इसमें कौन सी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है? कोई दो राह नहीं है, कम डेट वाली कंपनी को अच्छा माना जाता है। तो यहां पर कंपनी AB लिमिटेड जो 15% का ROE दे रही है वो काफी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में है, और जो कि कंपनी DC लिमिटेड एक अनहेल्दी फाइनेंशियल कंडीशन में है, क्योंकि उसके ऊपर 70 करोड़ का डेट है और 70 करोड़ के डेट के साथ वो ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 50% दे रही है। तो मैं समझता हूं आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा, ROE के साथ साथ हमें डेट भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो हम कह सकते हैं जब भी हम आरओई को कंपेयर करेंगे, अकेले में कंपेयर नहीं किया जा सकता है। हमेशा हम डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखेंगे और कंपनी के ऊपर कितना डेट है वो भी डिटेल में समझेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है जिसको हम कंपनी के एनालिसिस करने से पहले जरूर देखते हैं, लेकिन अकेले में इसको हम कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि होता यह है जब भी हम किसी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तो कुछ 4-5 रेशो होते हैं जिनको हम एनालिसिस करते हैं, वो एक दूसरे से लिंक रहते हैं। जैसे यहां पर भी आपको देखने को मिला होगा कि आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी और डेट टू इक्विटी रेशियो को दोनों को मिलाकर ही देखा जाएगा, तभी आपको असली सिनेरियो जो कंपनी का है वो क्लियर होकर बाहर आएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो भी रिटर्न ऑन इक्विटी हाई होता है उनमें आपको एक रेड फ्लैग देखने को मिल सकता है कि कहीं इसका डेट टू इक्विटी रेशियो तो ज्यादा नहीं है, तो आपको डेट टू इक्विटी रेशियो पे भी गौर करना पड़ेगा। आशा करता हूं आरओई का कॉन्सेप्ट आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए और मार्केट के बारे में डिटेल से जानने के लिए प्लीज मेरे वीडियोस को रेगुलर वॉच करते रहिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।